इंडिया जो इंस्टीट्यूशंस थे जिन्हें हम जो है ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं, इसका जो है काफ़ी इफेक्ट भी पड़ा था, लोगों को फ़ायदा भी हुआ था, कंट्रीज़ को फ़ायदा भी हुआ था, बट मोस्टली जो इंडस्ट्रियल नेशंस थे उन्हें जो है इसका फ़ायदा हुआ था। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो इकोनॉमिक सिस्टम था उनका थोड़ा बहुत रिवाइव होना यहाँ पे स्टार्ट हो गया था ड्यू टू दीज इंस्टीट्यूशंस जो IMF है एंड जो वर्ल्ड बैंक है। तो बट अब हम यहाँ पे बात करेंगे ऐसी कंट्रीज जो कि अभी डेवलप नहीं हुई थी या फिर जो एक समय में कॉलोनीज हुआ करती थी, उसके ऊपर भी क्या इसका प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है, क्या वो भी रिकवर हो पाती हैं या नहीं हो पाती हैं, राइट क्योंकि वो तो पहले ही कॉलोनीज थी। इन कंट्रीज ने जो कॉलोनियल कंट्रीज थी जैसे कि जो मेन बड़ी कंट्रीज जो इंडस्ट्रियल नेशंस थी, ब्रिटेन हो गया, USA हो गया, उन्होंने तो इन कंट्रीज को जो पहले ही बहुत ज़्यादा जो है एक तरह से खाया था, काफ़ी ज़्यादा पैसा लूटा था उनका, वो तो पहले ही डिप्रेशन में जा रहे थे, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी वहाँ पे। तो क्या इसका जो है उन कंट्रीज़ के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है? तो देखते हैं इसके बारे में दी अर्ली पोस्ट वॉर ईयर्स के टॉपिक के अंडर। सो यहाँ पे डीकोलोनाइजेशन एंड इंडिपेंडेंस की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो एंड हुआ था, तो जो लार्ज पार्ट था वर्ल्ड का वो अभी भी जो है यूरोपियन कॉलोनियल रूल के अंडर था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब यहाँ पे एंड होता है उस समय में भी अगर देखें तो जो वर्ल्ड का लार्ज पार्ट था वो यूरोपियन कॉलोनियल रूल के अंडर था। तो ओवर द नेक्स्ट 2 डिकेड जो मोस्ट कॉलोनीज थी यहाँ पे एशियन अफ्रीका में, वो धीरे धीरे जो है फ्री होना स्टार्ट होती हैं। तो एज ए फ्री इंडिपेंडेंट नेशंस के तौर पे जो है फ्री होना स्टार्ट हो जाती हैं। बट ऐसा नहीं है कि वो फ्री हो गई थी, वो डीकोलोनाइज्ड हो गई थी तो उनकी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, पॉवर्टी जो है उससे वो ओवरबर्डन थे, रिसोर्सेज की वहाँ पे लैक थी, एंड उनकी जो इकोनॉमीज एंड सोसाइटीज़ थी वो टोटली हैंडीकैप हो चुकी थी क्योंकि कॉलोनियल रूल रहा था वहाँ पे। एंड जो IMF एंड जो वर्ल्ड बैंक है तो वो यहाँ पे जस्ट डिज़ाइन की गई थी इंडस्ट्रियल कंट्रीज की फाइनेंशियल नीड्स को मीट करने के लिए, राइट। तो ये अब आपको यहाँ पे पता चल गया होगा कि IMF एंड जो वर्ल्ड बैंक है ये जस्ट जो है इंडस्ट्रियल कंट्रीज की फाइनेंशियल नीड्स को मीट करने के लिए ही डिज़ाइन किए गए थे। वो जो है इन कंट्रीज के ऊपर जो डीकोलोनाइज्ड हुई थी, अभी कंट्रीज अभी फ्री हुई थी, इंडिपेंडेंट हुई थी, इनकी तरफ जो है वो बिल्कुल फोकस नहीं कर रही थी। Okay, they were not equipped to cope with the challenge of poverty and lack of development in the former colonies, and but as Europe एंड जापान रैपिडली रीबिल्ड देयर इकोनॉमीज। तो हमने देखा है कि जो जापान है एंड जो यूरोपियन कंट्रीज है उन्होंने धीरे धीरे अपनी कॉलोनीज, अपनी जो कंट्रीज हैं या फिर इनकी जो इकोनॉमीज है वो तो रीबिल्ड कर ली थी। दे ग्रू लेस डिपेंड ऑन द IMF एंड द वर्ल्ड बैंक, बट जो है वो IMF एंड वर्ल्ड बैंक के ऊपर भी जो है ज़्यादा डिपेंड नहीं होते हैं। हाउएवर जो है ऐसी कुछ इंडस्ट्रियल कंट्रीज थी जो है जिसको जो है काफ़ी ज़रूरत पड़ती है IMF एंड वर्ल्ड बैंक की, बट जो है कई मोस्टली जो यूरोपियन कंट्रीज थी या फिर जो जापान है, राइट, ऐसी कंट्रीज थी जिन्होंने अपने खुद ही इकोनॉमीज को रीबिल्ड कर लिया था, थोड़ी बहुत हेल्प जो है उन्होंने यहाँ पे ली थी। तो दस फ्रॉम द लेट 1950 जो ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस हैं वो अब क्या करता है, वो अब जो है अपनी अटेंशन किस तरफ शिफ्ट करना स्टार्ट कर देता है, टूवर्ड्स द डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ, जो अभी इंडिपेंडेंट हुई थी, अभी फ्री हुई थी, उनकी तरफ अब जो है अपना फोकस जो है वो करना स्टार्ट कर देता है। कब जाके? 1950 में जाके, राइट। So as colonies, many of the less developed regions of the world had been part of the Western empires. तो अभी भी जो है इस समय में भी 1950s की बात करें, उस समय में भी जो लेस डेवलप्ड रीजन्स थे ना वर्ल्ड के, वहाँ पे जो है अभी भी इन यूरोपियन कंट्रीज का जो है हक हुआ करता था। इन कंट्रीज का, इन कॉलोनाइज्ड कंट्रीज के जो रिसोर्सेज थे वो इन यूरोपियन कंट्रीज के हाथों में ही थे अभी भी। नाउ आयरॉनिकली एज न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज फेसिंग अर्जेंट प्रेशर्स टू लिफ्ट देयर पॉपुलेशन आउट ऑफ द पॉवर्टी, they came under the guidance of international agencies dominated by the former colonial powers, right। तो अभी भी जो है कुछ ऐसी एजेंसीज के अंडर जो है वो आ जाते हैं, ये जो न्यू कंट्रीज जो यहाँ पे इंडिपेंडेंट होती हैं वो अपनी जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कर रही थी। तो वो जो है वो कुछ ऐसी एजेंसीज, इन जो इंटरनेशनल एजेंसीज की गाइडेंस के अंडर आ जाती हैं जहाँ पे जो कॉलोनियल पावर्स जो थी वो डोमिनेट करती थी उन एजेंसीज के अंडर। सो इवन आफ्टर मैनी ईयर्स ऑफ द डीकोलोनाइजेशन जो फॉर्मर कॉलोनियल पावर्स थी वो अभी भी जो है जो वाइटल रिसोर्सेज होते हैं ना, मिनरल्स हो गए, लैंड हो गया, राइट, उसके ऊपर अभी भी जो है उनका कंट्रोल था यहाँ पे इन कंट्रीज का। ये जो कॉलोनियल कंट्रीज थी ना
यहाँ पे जो मेजर पावर्स थी, यूरोपियन कंट्रीज थी, उन्होंने अभी भी जो है इन कंट्रीज के ऊपर जो है अपना हक जमाया हुआ था उनके रिसोर्सेज के ऊपर, चाहे वो डीकोलोनाइज्ड हो गई थी कंट्रीज. So large corporations of other powerful countries, for example the US, also often manage to secure right to exploit the developing country natural resources very cheaply. तो वहाँ के जो natural resources थे इन developing countries के, उन्हें जो है काफ़ी अच्छे से जो है वो exploit कर रहे थे, काफ़ी सस्ते से जो है वो यहाँ से लेके जा रहे थे अपनी countries में. And at the same time most developing countries did not benefit from the fast growth of western economies. तो 1950s and 1960s में जो है western economies की growth तो हो रही थी, but उसका जो है developing countries के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई benefit नहीं मिला था. तो that is why अब ये जो countries हैं, ये जो developing countries हैं, ये क्या करती हैं, अपना एक अलग ग्रुप बना लेती हैं जिसे हम जो है ग्रुप ऑफ 77 बोल सकते हैं और G77 बोल सकते हैं, टू डिमांड अ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर. राइट, तो एक नया इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर जो है ये डिमांड करते हैं. तो ये कौन सा सिस्टम होगा, किस तरह का जो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर होगा, दैट वुड गिव देम रियल कंट्रोल ओवर द नेचुरल रिसोर्सेज. इस सिस्टम के अंदर क्या होगा कि उनकी कंट्रीज के अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसके ऊपर जो उनका ही हक होगा, कोई बाहर वाली कंट्री उसके ऊपर हक नहीं जो है जता सकती है. एंड डेवलपमेंट असिस्टेंस उन्हें मिलेगी, एंड जो रॉ मटेरियल्स हैं उनकी कंट्रीज के, उनके जो है फेयर प्राइसेस मिलेंगे, एंड उनके जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं, राइट, उनको जो है बेटर असेस मिलेगा. राइट, इन द डेवलप कंट्रीज मार्केट्स, डेवलप कंट्री की मार्केट्स में उनकी जो डेवलप्ड गुड्स हैं, उनके जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं उसको जो है अच्छे से असेस मिलेगा. तो ये इनकी डिमांड थी यहाँ पे. सो अब जो है एक ऐसा भी समय आता है कि जो ब्रेटन वुड्स सिस्टम था, राइट, वो टोटली खत्म हो जाता है एंड ग्लोबलाइजेशन का अब जो है पीरियड यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है. सो द एंड ऑफ ब्रेटन वुड्स एंड द बिगिनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन. सो डिस्पाइट ईयर्स ऑफ द स्टेबल एंड रैपिड ग्रोथ, तो यहाँ पे रैपिडली ग्रोथ भी होती है एंड स्टेबल ग्रोथ भी होती है. नॉट ऑल वाज वेल इन दिस पोस्ट वॉर वर्ल्ड, तो सब ऐसा नहीं है कि सब कुछ वहाँ पे ठीक ठाक ही चल रहा था, इट काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स अभी भी थी. सो फ्रॉम 1960s द राइजिंग कॉस्ट ऑफ इट्स ओवरसीज इन्वॉल्वमेंट्स वीकेंड द यूएस फाइनेंसेस एंड कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ. तो 1960s से क्या था कि यूएसए ने जो है दूसरी कंट्रीज में काफ़ी ज़्यादा जो है पैसा लगाया हुआ था, जिसकी वजह से जो है इनके फाइनेंसेस जो है हम बोल सकते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुके थे. जैसे कि आपने देखा ही हुआ है कि लोगों ने जो है दूसरी कंट्रीज ने इनसे पैसा लिया हुआ था, बट दे वर नॉट एबल टू रीपे देयर लोन्स. राइट, वो अपने लोन देने के काबिल नहीं थी कंट्रीज, जिसकी वजह से यूएसए के जो फाइनेंसेस थे उन्हें जो है काफ़ी ज़्यादा तकड़ा जहाँ पे झटका मिला हुआ था, काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर जो है वो हो चुके थे. एंड यूएस डॉलर नाउ नो लॉन्गर कमांडेड कॉन्फिडेंस एज द वर्ल्ड प्रिंसिपल करेंसी, जो कि एक समय में जो है वर्ल्ड की प्रिंसिपल करेंसी हुआ करती थी, बट अभी जो है वो ऐसी स्ट्रॉन्ग करेंसी नहीं रही थी. राइट, एंड इट कुड नॉट मेंटेन इट्स वैल्यू इन रिलेशन टू द गोल्ड, अपनी वैल्यू भी जो है वो रिटेन नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का सिस्टम यहाँ पे बनाया हुआ था ना ब्रेटन वुड्स सिस्टम के अंडर, वो यहाँ पे कोलैप्स हो जाता है एंड एक नया सिस्टम यहाँ पे लाया जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट्स, मीन जो है अप डाउन होते रहेंगे मार्केट के अकॉर्डिंग. सो फ्रॉम द मिड 1970 जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम है यहाँ का, वो यहाँ पे जो है चेंज होना स्टार्ट हो जाता है. सो क्या था, अर्लियर जो डेवलपिंग कंट्रीज थी यहाँ पे जो भी डेवलप नहीं हुई थी, दे कुड टर्न टू द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर द लोन्स एंड डेवलपमेंट असिस्टेंस. राइट, ब्रेटन वुड्स से बनने से पहले जो ये जो डेवलपिंग कंट्रीज थी लोन के लिए जो है यहाँ पे अपने एक तरह से इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से जो है वो इजीली लोन ले सकती थी, बट दे वर नाउ फोर्स टू बोरो फ्रॉम द वेस्टर्न कमर्शियल बैंक्स. तो अब जो है ब्रेटन वुड्स सिस्टम बनने के बाद में उन्हें बोला गया था कि आप जो है वेस्टर्न कमर्शियल बैंक्स के से ही जो है यहाँ पे बोरो करेंगे एंड जो प्राइवेट लैंडिंग इंस्टीट्यूशन है वहाँ से ही बोरो करेंगे, जिसकी वजह से क्या होता है कि डेब्ट क्राइसिस यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाता है डेवलपिंग कंट्रीज में, लोगों की इनकम लोअर हो जाती है, पॉवर्टी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, स्पेशली अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका में. राइट, so the industrial world was also hit by the unemployment that began rising from the mid 1970s. तो इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में अब अनएम्प्लॉयमेंट भी हमें देखने को मिलती है जो कि मिड 1970 से बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी एंड 1990 तक जो है ये रिमेन हाई ही रहती है. एंड फ्रॉम द लेट 1970 जो MNC और वो अब क्या करती हैं, वो जो है अब जो लो वेज एशियन कंट्रीज थी
जैसे कि हमारे जो एशियन कंट्रीज है ना, राइट, वहां पे जो है लोग लो वेज के ऊपर भी जो है काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो एमएनसीज जो है अब इन एशियन कंट्रीज की तरफ जो है मूव करना स्टार्ट कर देती हैं। तो 1970s के बाद में यहाँ पे काफी सारे चेंजेस आते हैं। अब क्या था यहाँ पे जो है ये एमएनसीज जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देती हैं फ्रॉम दिस इंडस्ट्रियल नेशंस टू दी ये जो लो वेज एशियन कंट्रीज होती हैं। सो चाइना हैड बीन कट ऑफ फ्रॉम द पोस्ट वॉर वर्ल्ड इकोनॉमी, जब 1949 से जो है चाइना ने अपने आप को अलग कर लिया था। बट नई जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी ना चाइना में, एंड द कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन एंड सोवियत स्टाइल कम्युनिज्म इन द ईस्टर्न यूरोप ब्राउट मेनी कंट्रीज बैक टू द फोल्ड ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी, एंड वेजेस वर रिलेटिवली लो इन द कंट्रीज लाइक द चाइना, राइट। अब जो है इन कंट्रीज की तरफ जो है पूरा वर्ल्ड जो है वो अब डाइवर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ये जो बड़ी बड़ी एमएनसीज जो है यहाँ पे इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, तो ये जो कंट्रीज है ना वो इनके लिए एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशंस बन जाती हैं। एंड आपने देखा भी होगा कि मोस्टली जो टीवीज, मोबाइल फोन्स एंड जो टॉयज हैं वो चाइना में ही बनते हैं, राइट। एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द लो कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ दी चाइनीज इकोनॉमी। तो यहाँ पे काफी लो कॉस्ट स्ट्रक्चर है चाइनीज इकोनॉमी का, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली इनके जो लो वेजेस है यहाँ पे। So the really question of the industry to low wage countries stimulated world trade and capital flows, right? क्या था यहाँ पे कि इंडस्ट्रीज की वजह से क्या होता है कि लो वेज कंट्रीज जो है, राइट, वो उसकी तरफ जो है अब इंडस्ट्री जो है वो रिलोकेट हो चुकी है, एंड इसकी वजह से जो है वर्ल्ड ट्रेड एंड जो कैपिटल फ्लो जो है वो दोबारा से स्टिमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। So in the last 2 decades, the world economic geography has been transformed as countries such as India, China and Brazil have undergone rapid economic transformation. तो लास्ट जो डिकेड्स हैं यहाँ पे, उस समय में जो इंडिया, चाइना एंड ब्राजील है वहाँ पे काफ़ी सारी जो है इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो भी रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 1970s के बाद में जो है ये जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो टोटली चेंज हो जाता है। तो ब्रेटन वुड्स सिस्टम जो है वो खत्म हो जाता है, राइट। एंड जो डेवलपिंग कंट्रीज थी उन्हें अब बोला गया था कि आप जो है एक तरह से जो वेस्टर्न कमर्शियल बैंक्स हैं या फिर जो प्राइवेट लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं वहीं से जो है लोन आप ले सकते हैं, राइट। एंड जिसकी वजह से जो है डेवलपिंग वर्ल्ड में जो है हमें डेब्ट क्राइसिस भी देखने को मिलता है। ओके, तो यहाँ पे ब्रेटन वुड्स सिस्टम जो है वो 1970s तक जो है टोटली खत्म हो जाता है, जो कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स के ऊपर जो है डिपेंड था। अब जो है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट्स जो होते हैं उसे इंट्रोड्यूस यहाँ पे किया जाता है, राइट। सो विल कंटिन्यू विद द न्यू चैप्टर। अब जो है चैप्टर नंबर 4 को हम जो है अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, एंड हमारा चैप्टर नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।